तो रेलेवेंट। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट ये किया हमने कि हम शेयर करें स्क्रीन को, और स्क्रीन पे जब हमने शेयर किया तो हमें मिला गया ये मिल गया। ठीक है जी। और इसमें ये साइड से हट जाए किसी तरह से। ये है जी यूरिया साइकिल। ठीक है। यूरिया साइकिल अगर आपको याद हो, स्टार्विंग स्टेट, और स्टार्विंग स्टेट के साथ स्टार्विंग स्टेट के अंदर हमने ये देखा था कि मसल से प्रोटीन जब टूटती है, मसल से जब प्रोटीन टूटती है तो उससे एलानीन बनता है, और वो एलानीन जो होता है ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर वो जाता है लिवर में। और जब वो लिवर में जाता है तो लिवर में उसके से अंदर से अमाइनो ग्रुप निकलता है, और वो यूरिया बन जाता है, और जो बाकी होता है वो पायरुवेट बन जाता है। ठीक है। आप ये अगर स्टार्विंग स्टेट वाला चार्ट आपके सामने हो तो आप ये इजीली समझ सकते हैं मेरी बात जो मैं कर रहा हूं। नंबर दो, और वही जो अमाइनो ग्रुप वहां से निकला था, वही जो अमाइनो ग्रुप वहां से निकला था, उस अमाइनो ग्रुप ने क्या किया कि यूरिया बना दिया। ठीक है। और ये वही अमाइनो ग्रुप है। एक चीज तो ये समझने की जरूरत है। दूसरा, अब आगे फिर क्या इसका मैं क्या करूं, इसको मैं ये बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप, इसके साथ कार्बोनेट आयन हमें चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और फिर हमें एटीपी चाहिए। तो अमाइनो ग्रुप, बाइकार्बोनेट आयन और एटीपी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक बड़ा मजेदार किस्म का नाम, जिसका नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट है तो ऑब्वियसली नाम से नजर आ रहा है कि ये कार्बोमोइल फॉस्फेट है। तो कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम है जिसकी मदद से कार्बोमोइल फॉस्फेट बनेगा। और इस चीज को एक एन एसिटाइल ग्लूटामेट एंजाइम होता है, एक कंपाउंड है, एक अमीनो एसिड काइंड ऑफ चीज है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, जो कि इसको एक्टिवेट करता है इस प्रोसेस को। खैर, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ जुड़ता है ऑर्निथीन। तो ऑर्निथीन और कार्बोमोइल फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और ये ऑर्निथीन एक नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। इसके ऊपर मैं क्लास में डिस्कशन कर चुका था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप सेंट्रल अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं, या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, लहदा अटैच हो, तो उस वो भी अमीनो एसिड ही कहलाता है, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में ऑर्निथीन और सिट्रोलिन जो है वो अहम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। तो ये ऑर्निथीन कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद बना देता है सिट्रोलिन। और नाम से नजर आ रहा है कि ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोइलेज, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोइलेज, तो बन गया सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है वो फिर अब माइटोकॉन्ड्रिया से, ये जो चीज हो रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ये याद रखो। और ये हेपेटोसाइट्स में हो रही है, लिवर में हो रही है, क्योंकि यूरिया साइकिल लिवर में होता है अगर आप स्टार्विंग स्टेट चेक करें तो। और अब ये आ गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में सिट्रोलिन जो है आ गई माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में सिट्रोलिन जब आई तो वो उससे बन गया आर्जिनिनो सक्सिनेट। और आर्जिनिनो सक्सिनेट बना है तो फिर उसका नाम क्या हो गया, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। अब से यहाँ पर भी सिंथेटेज है, और ऊपर देखें तो वहां पर भी सिंथेटेज है। इसलिए सिंथेटेज है कि दोनों में एटीपी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी एटीपी इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसका नाम सिंथेटेज है। जहां पर भी एटीपी इस्तेमाल हो रहा है इसका, इसलिए इसका नाम सिंथेटेज है। और अगर एटीपी इस्तेमाल ना हो तो उसका नाम सिंथेज होता है। और इसके अलावा इसमें एक अमीनो एसिड और ऐड हुआ है जिसका नाम है एस्पार्टेट। तो एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड है, तो एस्पार्टिक एसिड भी ऐड होता है। एस्पार्टिक एसिड और सिट्रोलिन मिलकर क्या बना देते हैं, आर्जिनिनो सक्सिनेट। और ये आर्जिनिनो सक्सिनेट फिर इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज, तो बन जाता है आर्जिनिन। और इधर से निकलता है फ्यूमरेट, और ये फ्यूमरेट फिर क्रब साइकिल के अंदर ऐड हो जाता है। अगर आप याद करो क्रब साइकिल, तो क्रब साइकिल में फ्यूमरेट बनता है। चलो चलो कल सुबह सुबह फेर फेर फ्यूमरेट है, फेर मिलांगे होते हैं तो वो फ्यूमरेट यहाँ से आ रहा है। और फिर इस आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको आर्जिनेज कहते हैं, और इससे बन जाता है यूरिया, और वापस बन जाता है ऑर्निथीन। और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जब सवाल आएगा तो सवाल ये आएगा कि जी ड्रॉ यूरिया साइकिल, तो आप यूरिया साइकिल ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगर इस सवाल ये आएगा कि यूरिया साइकिल के अहम अमीन एंजाइम्स के नाम बताएं, तो आप बताएंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ornithine transcarbamylase, argininosuccinate synthetases, argininosuccinate lyase, और फिर फाइनली arginase। ये इसके एंजाइम्स हैं। फिर ये कोई पूछे कि इसके प्रिकर्सर्स कौन से हैं यूरिया साइकिल के, तो आप बताएंगे अमाइनो ग्रुप, बाइकार्बोनेट आयन और एटीपी। और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये आ रहा है अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से, और ये बाइकार्बोनेट है ये आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रही है। और फिर इसके अलावा इसमें
एक कोई और चीज जो कि ऐड होती है वो एस्पार्टेट है। ठीक है, तो ये जो चीजें ऐड हो रही है, अमाइनो ग्रुप, बाइकार्बोनेट आइन और एस्पार्टेट। और एंड पे क्या निकल रहा है? फ्यूमरेट और यूरिया। फ्यूमरेट क्रॉप साइकिल में चला जाता है और यूरिया यूरन में चला जाता है। ठीक है, तो ये था यूरिया साइकिल। तो अहम एंजाइम्स आ गए कि कौन से हैं, नेम द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल। तो आप ये बता देंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ornithine transcarbamylase, argininosuccinate synthetase, argininosuccinate lyase। तो ये हम ऐसे भी याद कर सकता हूँ, COAAA, COAAA, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ornithine transcarbamylase, argininosuccinate synthetase, argininosuccinate lyase और arginase। ये तीन एंजाइम, पांच एंजाइम टोटल हैं। ठीक है। तो ये था यूरिया साइकिल। अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई बताओ, यूरिया साइकिल को के का जो यूरिया साइकिल को कौन सी चीज एक्टिवेट कर सकती है? तो आप बता सकते हैं जी, एन एसिटाइल ग्लूटामेट एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है जो कि यूरिया साइकिल को एक्टिवेट करता है। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया। अब करना क्या है कि अगर मैं हूंगा आपकी जगह पर तो मैं इसको कॉपी पेंसिल पकड़ूंगा, इसको लिख लूंगा और इनके नाम याद कर लूंगा। और ये याद करूंगा कि यूरिया साइकिल कहाँ होता है, लिवर में होता है। एमसीक्यू बन सकता है कि वेयर डज यूरिया साइकिल टेक प्लेस। मैं लिख सकता हूँ किडनी, मैं लिख सकता हूँ लंग्स, मैं लिख सकता हूँ स्टमक, मैं लिख सकता हूँ लिवर। तो आप बता, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिवर में होता है यूरिया साइकिल। और मैं अगर बताऊंगा कि यूरिया साइकिल का प्रीकर्सर क्या है, कि यूरिया बनता किससे है, तो बेसिकली हम कहेंगे प्रोटीन की डिग्रेडेशन से। सो द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन causes the release of amino acid, and ultimately the most important amino acid that is released due to the proteolysis is alanine. And when alanine goes to the liver, it removes its amino group and enters into the urea cycle, while the remaining part becomes the pyruvate. And then that amino group combines with bicarbonate ion and ATP in the urea cycle to make carboxyl phosphate. Then there are two non-standard amino acids, ornithine and citrulline. Ornithine combines with carboxyl phosphate to make citrulline. Citrulline becomes argininosuccinate, and argininosuccinate becomes arginine, and then arginine becomes ornithine, and in this process urea is produced. और इसको अब एक्सप्लेन भी जैसे मैंने अभी किया अंग्रेजी में, इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो ये एक्सप्लेन भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत तेजी से बोल गया मैं, है ना? सवाल है कोई? एमन, हादिया, महमूना, कोई सवाल है? नहीं कि सर क्लियर है। ओ यस सॉरी, सर। मैंने आवाज बंद की हुई है। सॉरी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ठीक है, आ गई है समझ। ठीक है। और ये हादिया? सर क्लियर है। ठीक है। सर और क्लियर है। ठीक है, और महमूना? जी जी सर, आ गई है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। लो जी, ये एक था टॉपिक। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं अब। इसको बंद करते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा, फिर इस पे जाते हैं, हमारा बायोकेमिस्ट्री वाला कोर्स किधर है? बायोकेमिस्ट्री समर। और फिर इसमें हम चलते हैं तो आगे चलते हैं तो मुझे पता है कि इसके बाद, इस रिकॉर्डिंग्स के बाद काम क्लास में कोई नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए। ये यूरिया साइकिल हो गया। सर अब आप यूरिया बात साइकिल करो। के बाद हम चलते हैं हीम सिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, हीम सिंथेसिस के ऊपर। अब मुझे कोई बता सकता है कि हीम सिंथेसिस जो थी वो कहीं हमने पहले पढ़ी है? क्रैप में। क्रब ये साइकिल। सर क्रब साइकिल में क्रब सक्सेनाल साइकिल, कोए जाता है यस हीम सिंथेसिस में। एग्जैक्टली। तो ये हम वही अब हम स्टार्ट करें कि सक्सिनाइल को ए कहाँ से आया? क्रब साइकिल से। और ग्लाइसिन भी एक अमीनो जी। एसिड। तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए, ये दोनों मिलते हैं। अब देखो कनेक्ट कर रहा है ना, क्रब साइकिल के साथ हीम सिंथेसिस कनेक्ट कर रही है कि ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए मिले और एंजाइम का नाम है एल। एल अमूमन ये लफ्ज पंजाबी में अक्सर बोलते हैं एल, ए की गल की थी। तो इसी तरह से एला सिंथेज एंजाइम का नाम है। विटामिन B6 जो है इसके लिए चाहिए होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एंजाइम। और इससे पहले वाले पेज के अंदर हमने, इससे पहले वाले पेज के अंदर ये बात जरा बहुत अहम है समझना, कि इससे जो पहले वाला पेज है वो है ये वाला। ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर नजर आ रहा है आपको या मैं इसको बड़ा करूं?
सर आ रहे हैं सर। अच्छा, तो इसमें ये देखना है कि जो हीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन तमाम टिश्यूज में बनती है। और हीम जो है वो हीमोग्लोबिन बनाती है, मायोग्लोबिन बनाती है, और तमाम साइटोक्रोम्स बनाते हैं। और साइटोक्रोम्स जो है वो अहम हिस्सा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। साइटोक्रोम P450 सिस्टम का, साइटोक्रोम P450 सिस्टम फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हेपेटोसाइट्स के अंदर होता है। और जो भी दवाई हम खाते हैं उसको ये मेटाबोलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस जो कि हमारे लिवर में हो रहे होते हैं, उनके लिए साइटोक्रोम P450 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से साइटोक्रोम B5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चीजें हो गई, यानी कि हीम की पहली इंपॉर्टेंस क्या है, हीमोग्लोबिन बनाना। बचपन में हमने यही पढ़ा था कि हीम से हीमोग्लोबिन बनती है, फिर मायोग्लोबिन भी बनती है, फिर उसके बाद उससे साइटोक्रोम्स बनते हैं। साइटोक्रोम्स जो है वो दो जगहों पर अहम है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और दूसरा लिवर के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले एंजाइम्स के अंदर। यानी कि जो जो क्लियर करते हैं, जो भी हम पॉइजन खाते हैं या जो कुछ भी हम गंदला खाते हैं, उस गंदला को क्लियर करने के लिए हमें साइटोक्रोम्स चाहिए होते हैं। ठीक है। फिर ये टुन टुन हो रही है, मैं इसको बंद करूंगा टुन टुन को। अच्छा, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स के अलावा कैटालेज, परऑक्सीडेज, सॉल्युबल ग्वाइनाइलाइट साइक्लेज, ये तीन चीजें और भी हैं। और कैटालेज और परऑक्सीडेज एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद करो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, तो उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसके साथ परऑक्सीडेज का ताल्लुक है। इसी तरह से कैटालेज का ताल्लुक भी जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ है। सॉल्युबल गुआनालाइट साइक्लेज, सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है जिसको हम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहते हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। और तो मैं जो इसमें से याद रखूंगा वो याद रखूंगा, जैसे हम अक्सर पूछते हैं कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिस्म के हर सेल में हो रही है, ग्लाइकोलिसिस जिस्म के हर उस सेल में हो रही है, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिर्फ उन्हीं सेल में हो रहा है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जिन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें नहीं हो रहा होगा। तो इसी तरह से अब हीम यूरिया साइकिल अभी हमने डिस्कस किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर होगा। अगर मैं कहूंगा फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होती है, तो मैं कहूंगा लिवर में होती है। अगर मैं कहूंगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है, तो वो भी लिवर में होती है। अब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किडनी में नहीं हो सकती, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ब्रेन में नहीं हो सकती, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आइज में नहीं हो सकती। तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन किन सेल्स में हो सकता है। तो हीम सिंथेसिस तकरीबन पूरी बॉडी के अंदर हो रही होती है। तकरीबन मतलब तकरीबन का मतलब 100% नहीं, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो वो कुछ सेल्स में नहीं होती है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो अब हीम के फंक्शंस क्या हो गए, ये अहम सवाल है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हीम? तो मैं बोलूंगा कि जी हीम इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग hemoglobin, myoglobin, electron cytochromes, which are important component of electron transport chain, as well as cytochrome P450 system. In addition, catalase, peroxidase, and soluble guanylate cyclase are also important. Are also requires heme as their essential components. और जो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? रेट लिमिटिंग एंजाइम जो है वो है एला। ठीक है, एला, विच इज, ये मैं अक्सर जब पढ़ाता होता हूँ क्लास के अंदर तो मैं कहता हूँ कि हीम सिंथेसिस एक बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर है। हीम सिंथेसिस एक मुझे बहुत अच्छा जबान की मशक करनी होती है, जिसका मुंह नहीं चलता या जो बिल्कुल खामोश रहता है और वो चाहता है कि मैं अपना मुंह को जरा खोलूं, तो उसके लिए टंग ट्विस्टर्स यूज करते हैं। तो टंग ट्विस्टर बहुत अच्छा है हीम सिंथेसिस वाला जो टॉपिक है। अमाइनो लैव्यूलिनिक एसिड, अमाइनो लैव्यूलिनिक एसिड, तो ये एला का मतलब होता है, अमाइनो लैव्यूलिनिक एसिड। तो ये, और ये इसका की एला सिंथेस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, और इट इज रिप्रेस्ड बाय हीम। अब मैं एमसीक्यू पूछ सकता हूँ कि एला सिंथेस इज इनहिबिटेड बाय हीम, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द alanine, which will say that it is sorry, ela synthase, oh sorry, what is the rate limiting step for heme synthesis? I will say that rate limiting step for heme is synthesis is synthase, and it is inhibited by heme through a negative feedback mechanism. This pathway is making heme, so if there is more heme being produced, this enzyme will be inhibited, so the less of the heme will be produced. So homeostasis करने के लिए ये वाला जो एंजाइम है ये नेगेटिव फीडबैक के तौर पर इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। दूसरा एक बहुत अहम चीज जो कि हमारी लोकली पाई जाती है वो है लेड पॉइजनिंग। आज से कोई 30-40 साल पहले लेड के टॉयज जो थे वो बंद हो गए थे। लेड पेंट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा लेड पाया जाता है, और बच्चों के टॉयज के अंदर पेंट था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार हुए। तो मसला ये समझ में आया बाद में कि हीम सिंथेसिस उसकी वजह से रुक गई थी।
तो लेड जो है इसमें इस पाथवे के अंदर दो जगहों पर आता है। लेड जो है वो इनहिबिट करता है एल्डिहाइड्रेटेज को, लेड इनहिबिट करता है फिरोचिलाटेज को, और ये दोनों की एंजाइम्स हैं हीम सिंथेसिस के। और अगर हीम रुक जाएगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इफेक्ट होगी, इसका मतलब है कि लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो इफेक्ट होगा, इसका मतलब है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज न्यूट्रलाइज नहीं होगी, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन खराब हो जाएगी, इसका मतलब है कि मायोग्लोबिन खराब हो जाएगी। तो कितना अहम है हीम सिंथेसिस ये समझना जरूरी है। तो सॉरी, तो पहला ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए मिलकर बना दिया एला, विच इज डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। उसके बाद जो अगली चीज बनती है दैट इज कॉल्ड ए, मतलब मैंने इसका जो निमोनिक बनाया था वो ये था कि APAUCP। यूसीपी हमारा पसंदीदा नाम है, यूसीपी, यूसीपी। ठीक है, यूरोपोरफायरिनोजन 3, कोर पोरफायरिनोजन 3 और प्रोटोपोरफायरिन 9। मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तकरार करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी बात कर लें। ए क्या बनाए, APH से क्या बना सकते हैं? कुछ सोच सकता है कोई बंदा, के क्या बनाया जा सकता है APH से? सर एपीएस भी तो स्कूल का नाम है ना, तो उसे याद रह जाएगा। APH, सॉरी आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। APH जी, क्या बना सकते हैं APH से? आप हैं यूसीपी। हाँ, मैं यूसी बिल्कुल नहीं हूँ। तो कोई और बना लें, मतलब अच्छा वाला। AP, अम्मी, अम्मी अमाइनो से बना लेते हैं अम्मी। अम्मी पूरी, ये पूरी एज से कोई अच्छा लफ्ज बन सकता है एज से? अम्मी पूरी, सर अम्मी पढ़ाती हाइड- हैं अ, यूसीपी। अम्मी पूरी हाइड्रो देती है यूसीपी जाने के लिए। ठीक है, सो आई मीन सर जस्ट प्ले सर विद इट, अम्मी पढ़ाती हैं लर्न द यूसीपी। टर्म्स। ठीक है, तो ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए उससे बना अमाइनो लेव्युलेनिक एसिड। मतलब ये आप खुद उसे अपने साथ दोस्तों में बैठ के खुद भी खेल कूद सकते हो, लफ्जों को याद करने के लिए, अच्छे अच्छे लफ्ज याद करने के लिए, मीम्स बनाने के लिए। तो अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड, फिर उसके बाद पोर फो बी ली नो जिन, पोरफोबिलिनोजिन, पोरफोबिलिनोजिन। उसके बाद हाइड्रोक्सी मीथाइल बाइलेन, हाइड्रोक्सी मीथाइल बाइलेन। उसके बाद यूरो पोर फाइरिनोजन 3, फिर उसके बाद कोप्रोपोर फाइरिनोजन 3, फिर उसके बाद प्रोटोपोर फायरिन 9, और आखिर में हीम। बस इतनी सी बात है सारी। तो अब मुझे ये याद रखना है, हीम सिंथेसिस को ड्रॉ करने के लिए वही याद करना है, सक्सिनाइल को ए। पहले तो फंक्शंस ऑफ हीम अच्छी तरह से याद होने चाहिए, फिर उसके बाद ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए से बनेगा एल, डेल्टा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड, पोरफोबिलिनोजेन, हाइड्रोक्सी मीथाइल बाइलेन, फिर यू से यूरोपोरफायरिनोजेन 3, फिर सी से कोप्रोपोरफायरिनोजेन 3, फिर प्रोटोपोरफायरिन 9, और फाइनली हीम। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा FSC, तो ये प्रोटोपोरफायरिन 9 के अंदर अगर मैग्नीशियम डाल दें तो ये क्लोरोफिल बन जाता है। चलो यहां तक तो बात समझ आ गई। अगली बात क्या याद करनी है? वो ये याद करनी है कि पहला नाम था एला सिंथेस, फिर था एला डिहाइड्रोटेज। अब चूंकि ये वाला याद ना रखो बेशक, लेकिन ये याद कर लो कि हाइड्रोक्सी पाइलेन बन रहा है तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी पाइलेन सिंथेस। और इधर क्या बन रहा है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 बन रहा है, तो एंजाइम का नाम होगा यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस। और इसके अंदर ये जरा डिफरेंट एंजाइम हो गया, विच इज कोरपोरफायरिनोजन 3, तो इसे बन जाता है यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज। और फिर उसके बाद फिरोचिलाटेज, और ये फिरोचिलाटेज और एल्डिहाइड्रोटेज लेड से इनहिबिट होते हैं। तो MCQ सवाल है, मैं कहूंगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर इनहिबिटेड या इज इनहिबिटेड बाय लेड। तो आगे मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी मिथाइल वैलेन सिंथेज गलत जवाब है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेज गलत जवाब है, एला सिंथेज गलत जवाब है, सही जवाब क्या है, एल्डिहाइड्रोटेज। अगर मैं कहूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इनहिबिटेड बाय लेड, तो अब मैं उसमें एल्डिहाइड्रोटेज लिखूंगा, ये गलत जवाब है। फेराचिलाटेज गलत जवाब है। एलासिंथेज ट्रू जवाब है। और आगे लिख देता हूँ ऑल ऑफ अबव, वो भी गलत है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करनी है कि कौन से एंजाइम है जो इनहिबिट हो रहा है।
कौन सा एंजाइम है जो इनहिबिट नहीं हो रहा है? तो जो नहीं हो रहा है वो सारे हैं, ये भी नहीं इनहिबिट, यानी कि एलासिंथेस भी इनहिबिट नहीं हो रहा, हाइड्रोक्सी मिथाइल वाइलेन भी नहीं इनहिबिट हो रहा, यूरोपोरफाइरिनोजन 3 भी नहीं इनहिबिट हो रहा, यूरोपोरफाइरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज भी नहीं इनहिबिट हो रहा। इनहिबिट कौन सा हो रहा है? फिनोचिलाटेज और एल्डिहाइड्रोटेज। ठीक है। अब एक और चीज जरा नोट करनी है इसमें, ये लिखा हुआ है डिस, ये काटा। काटे का मतलब क्या है कि ये अगर इनहिबिट हो जाए एंजाइम, ये एंजाइम किसी के अंदर डेफिशिएंट हो, तो उसको एक बीमारी हो सकती है जिसको हम एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया कहते हैं, जो कि लेड की पॉइजनिंग की वजह से होती है। तो पोरफायरिया एक बीमारी का नाम है। इसकी काफी ज्यादा डिटेल्स हैं जो कि यूजुअली पैथोलॉजी के अंदर पड़ी जाती हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रख लो कि पोरफायरिया के अंदर ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, ये सारी अगर आप पढ़ लो तो ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो उसके लिए एक नया नाम है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, और उसमें ये बीमारियां, ये सिम्टम्स हो सकती हैं। अमूमन इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि ये बहुत की पाथवेज हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स के, क्रब साइकिल के एंजाइम्स के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, या फिर हीन के, या एचएमपी पाथवे के, कोई भी एंजाइम इनमें से अगर कोई एंजाइम किसी के अंदर डेफिशिएंट हो तो वो जिंदा यूजुअली नहीं रहता। ये जेनेटिक डिजीज की वजह से, मतलब बच्चा वो में 2 महीने रह सकता है जिंदा, 3 महीने रह सकता है, 4 महीने रह सकता है, 5 महीने रह सकता है। और आगे टेक्नोलॉजी आ रही है जो इन चीजों पे स्टडी कर रही है, और इन चीजों को किस तरह से वो बेहतर किया जा सकता है, ये हमारी रिसर्च का काम है, जो कि मैं समर रिसर्च कोर्स में पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला, अब सवाल क्या थे? हीम सिंथेसिस ड्रॉ करो, उसको एक्सप्लेन करो। ड्रॉ कर दी, साथ में एक्सप्लेन कर दी। फिर सवाल आ सकता है प्रिकर्सर क्या है जी हीम का? अब वो बोल देगा ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए। मैं पूछूंगा क्रब साइकिल और हीम सिंथेसिस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हाउ आर क्रब साइकिल एंड हीम सिंथेसिस लिंक्ड टू ईच अदर? यू विल से दैट ड्यूरिंग द क्रब साइकिल सक्सिनाइल कोए इज प्रोड्यूस्ड, दैट is the precursor of the heme synthesis. फिर इसके अलावा मैं पूछूं कि which enzymes are inhibited by lead during the heme synthesis, so you can say that aldehyde and ferrochelatase are inhibited by lead. Any question? सर ये साइड वाली डिजीजेस Oh, भी आ sorry, मुझे सकती हैं माइक बंद करना लॉन्ग में? पड़ेगा। हाँ जी, any question? सर ये साइड वाली जो डिजीजेस हैं ये भी आ सकती हैं लॉन्ग में? नहीं, ये नहीं आएंगी। ये मैं नहीं ठीक है। पूछूंगा आपके लिए। बस इतना याद रख लो कि which diseases are caused by the heme synthesis, caused by the defects of enzymes in the heme synthesis. You can say that just porphyrias are the diseases that are caused, and there are different types of porphyrias, which is acute intermittent porphyria and porphyria cutanea tarda. That's it. ओके सर। हादिया और एमन, ये बात समझ आ गई है या फिर चलेगा काम? आगे चलें। यस सर। सर आ हादिया, गई है। हादिया, हादिया आपको समझ आ गई जी है? जी सर आ गई है। सो लेट्स, अब थक तो नहीं गए हो? अगर थक गए हो तो मैं मजीद नहीं करता बात, अगर नहीं थके हो तो मैं अगला टॉपिक भी शुरू कर देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि तुम जी सर लोग, करवा दो। मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूँ, स्टॉप शेयर, और रिकॉर्डिंग